क्या है कि एक तरफ तो तुम लोगों को एक पिंजरे की तरह बंद करना चाहते हो और दूसरी तरफ कोरोना मर्ज आया तो तुम लोगों से कहते हो कि दूरी बना करके रखो। ये खुदा की तरफ से जवाब आगे सच्चाई थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नवेद माजिद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया न्यूज़। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस आया था तो इस वायरस का पूरा ठीकरा तबलीगी जमात के सर पर फोड़ दिया गया था। हालांकि पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को क्लीन चिट दे दी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलेमाए हिंद के मेरठ के जिलाध्यक्ष कारी अमीर आजम साहब। तो आइए बात करते हैं। कारी साहब, जैसे कोरोना वायरस शुरू हुआ था और तबलीगी जमात पर तरह तरह के आरोप लगे थे और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए कहा है कि सिर्फ तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल बात यह है कि किसी जमात को या किसी एक इंसान को या किसी एक मज़हब को टारगेट बनाना तो अक़ल के ख़िलाफ़ है, मैं ये समझता हूँ। चूँकि वायरस एक बीमारी थी और उस बीमारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया ने अपने अपने मुल्क में, ख़ुसूसन हमारे मुल्क में जो तरीक़ा बताया था उसकी ख़िलाफ़ वर्जी जो भी करे वो कसूरवार है। तबलीगी जमात का जहाँ तक सिलसिला है, हमारी तबलीगी जमात तो वो एक जमात है जो दुनिया की किसी बात से उसका ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो लोगों को, इंसानों को उसके मालिक यानी अल्लाह बनाना वाला जिनको है उसी की तरफ ले जाने की, मरने के बाद की बातें करते हैं। दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। और कोरोना वायरस के मौके पर ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जो तबलीगी जमात का मरकज़ है, जहाँ दिल्ली में, जहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन कहलाता है, जो वहाँ हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब का मज़ार भी है, और वहीं मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बानी थे, उन्होंने बंगले वाली मस्जिद में इस सिलसिले को शुरू किया था। वहाँ हमेशा 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, बल्कि मैं से कहता हूँ कि 20, 30, 50 सालों से वहाँ भीड़ रहती है और वो यही काम करती है। वहाँ जाकर अगर किसी को देखना था, तलाश करना था, उस आदमी को देखते और देखने के बाद उसकी निशानदेही होनी चाहिए थी, उसके लिए इलाज के लिए भेजना चाहिए। तो जो कानून था, किसी एक मज़हब को टारगेट बनाना तो खुद अल्लाह की तरफ से ये मामला हो गया। सुप्रीम कोर्ट, मैं कहता हूँ बम्बई नहीं बल्कि जो ऊपर की सुप्रीम कोर्ट है, ये फैसला तो उसका है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज ये मर्ज़ किस तरह से कहाँ पहुँच रहा है उससे हम सब वाकिफ़ हैं, मुझे उसके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि किसी कौम को, किसी एक कबीले को, किसी एक ख़ानदान को, किसी एक फ़र्द को कोई इंसान टारगेट बनाकर अगर ख़त्म करना चाहे, वो ख़त्म नहीं हो सकता जब तक उसको बनाने वाला मालिक जो अल्लाह ऊपर है, जिसे कुछ लोग भगवान कहते हैं, हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो चाहेगा तो कौमें ख़त्म होंगी, वरना किसी के यूँ टारगेट लगाने से, ख़त्म करने से ख़त्म नहीं हो सकती। सन 2014 में भाजपा की सरकार आई और उसके बाद से अल्पसंख्यक यूथ में एक तरह का भय बना हुआ है, लोग डर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये मामला है कि जब से ये हुकूमत आई है, इसका सिलसिला वजूद में आया है, मुसलमान एक बहम में है। मैं नहीं समझता बहम में है। और मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, जमीयत उलमा हिंद, वो जमात है जिस जमात ने इस मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शामली का मैदान उसका गवाह है। जब ये मुल्क अंग्रेज़ों के तसल्लुत में था, अंग्रेज़ इस पर काबिज़ थे, 200 साल की हुकूमत में बड़ी बड़ी तहरीकात इस मुल्क में उठी, जिन्होंने ये बीड़ा उठा कि मुल्क को अंग्रेज़ से छुटकारा मिले, अंग्रेज़ को भगाया जाए। हमारे इन्हीं मदारिस के पढ़ने पढ़ाने वाले जो हमारे सबसे बड़े उस वक्त के आलिम हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी दारुल हैं, उन्हीं के शागिर्द मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में अंग्रेज़ों को भगाने के ताल्लुक़ से एक तहरीक रेशमी रुमाल चलाई, जिस तहरीक में ये ऐलान किया मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी, अंग्रेज़ की मुलाजिमत ग़ुलाम जैसी है, उसकी मुलाजिमत हराम है।
बस ये कहना था कि अंग्रेज़ के पैरों से ज़मीन खिसक गई, उसे महसूस होने लगा कि ये मुल्क अब हमारे हाथों से जाएगा। चुनाचे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को चारों तरफ से घेर लिया और आपको पकड़ा और कहा, मौलाना आपने ये ऐलान किया है? हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये ऐलान किया नहीं, कर रहा हूँ और कहता रहूँगा, और जब तक हुसैन अहमद की मुँह में ज़ुबान है जब तक ये ऐलान करेगा। लिहाजा वो वक्त आया कि माल्टा की जेल में सौबत इख्तियार की हज़रत शेख मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 51,500 उलमा की गर्दनें जिस्म से जुदा की गई, लेकिन अंग्रेज़ को इस मुल्क से भागना पड़ा। कौन अंग्रेज़? जिस अंग्रेज़ का कहना यह था कि हमारी ताकत के सामने सूरज तुलू नहीं हो सकता, हमारी ताकत के सामने सूरज गुरूब नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में उन हजरात ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से आपको मानते हैं और आपके उसूलों पर चलते हैं, बीड़ा उठा इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाया। मैं समझता हूँ उससे बड़ी ताकत कोई यहाँ नहीं है कि जिससे ईमान वाला घबरा जाएगा या हैरान हो जाएगा। हुकूमत है, चल रही है, चलती रहेगी। हुकूमत के करने वाले लोगों का मिजाज होता है किसी का तानाशाह, किसी का कैसा बाह कैफ। जमीयत उलमा के काबिरीन और खुसूसन मैं, हम इससे बिल्कुल कोई बहमे नहीं है। हुकूमत आई है, सुबह होती है, हर सुबह के बाद शाम आएगी, हर शाम के बाद सुबह आएगी। आज ये हैं, कल होंगे या नहीं इसका कुछ पता नहीं, लेकिन मुसलमान किसी बहमे नहीं है। मुसलमान अगर अपने उसूल व ज़वाबित पर है, मिसाल के तौर पर आपने सुबह में एक सवाल किया कोरोना के ताल्लुक़ से, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारी हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार की है इस मर्ज से बचने के लिए, मिसाल के तौर पर क्या कि धार्मिक स्थानों पर 100 हज़रात आ जाएं, लेकिन वो क्या चीज़ की पाबंदी करें? उनके अपने चप्पल रखने की पॉलीथीन भी अलग हो, उन पॉलीथीन को रखने की रेख भी बनाई जाए, और जो है मास्क का इस्तेमाल किया जाए, एक एक साथी के दरमियान में 2-2 फीट की जगह छोड़ी जाए। इन उसूलों को अपनाना बीजेपी का हुक्म मानना नहीं है, इस मुल्क के कानून को मानना है, इस्लाम की तहजीब को मानना है। अगर हम इन उसूलों के साथ रहेंगे हमें किसी की बह की ज़रूरत नहीं है, यही मेरा यकीन है। शाहीन बाग धरना एक ऐसा धरना जिसने आने वाले वक्त में या अभी भी इतिहास बना दिया, तो इस धरने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यह सही था या गलत था? कुछ लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं, कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो नवेद भाई आपने खुद ही ये कह दिया कि कुछ लोग उसे सही कह रहे हैं, कुछ लोग उसे गलत कह रहे हैं। फैसला तो आपके खुद हाथ में आ ही गया, अब मेरी राय से ही भी इसमें क्या होगा? आपका क्या कहना है? मैं भी ये कहता हूँ कि यहाँ इस तरह की हरकतें पैदा करना जो कभी इससे पहले नहीं हुई, एक नई चीज़ है, उसकी मुखालिफत लोगों ने की, अच्छा किया। आपके हिसाब से सही था? हाँ, मेरे हिसाब से भी सही था, क्योंकि इस तरह से इंसानों को जो बरसहा बरस से यहाँ रहते चले आए हैं उन्हें ऐसी ज़िंदगी दी जाए कि उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया जाए। मैं समझता हूँ उसी का इलाज है जो अल्लाह ने यह मर्ज़ भेजा है कि एक तरफ तो तुम लोगों को एक पिंजरे की तरह बंद करना चाहते हो, और दूसरी तरफ कोरोना मर्ज़ आया तो तुम लोगों से कहते हो कि दूरी बना करके रखो। ये खुदा की तरफ से जवाब आ गया। सच्चाई तो ये है शाहीन बाग का। जैसे कि शाहीन बाग धरना ख़त्म हो गया और उसके बाद एक एक करके मुस्लिम का नेतृत्व करने वाले नेता, युवा नेता जैसे उमर खालिद हैं, मीरान हैदर हैं और भी अन्य नेताएं हैं, उन्हें लॉकडाउन में भी उन पर केस हो रहे हैं और उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर कफील खान हैं जो कि महीनों में छूट कर आए हैं, उन्होंने अपना दर्द बताया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? देखो, किसी विषय को या किसी ख़ास आदमी को टारगेट बनाना तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं पहले ये बात कह चुका हूँ, तानाशाही अच्छी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी फुल पावर कुदरत अल्लाह की है। यहाँ अंग्रेज़ रहा वो चला गया, कांग्रेस आई वो चली गई, बीजेपी कैसे कैसे रेंगते यहाँ तक पहुँची है। वाक़तन अगर इसका अंदाज़ तरीक़ा जनता के साथ यही रहा, जनता इसको खुद नकार देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आए दिन किसी न किसी भाषण को लेकर घिरे रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक आदमी का अपना मिजाज है, वो क्या ऐलान कर दे, अपनी ज़िम्मेदारी को भी भूल जाए,
इस पर कोई आदमी दूसरा कुछ कह नहीं सकता। आदमी को खुद अपने अक़ल का इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, एक ज़िम्मेदार हैं। कम छोटा आदमी हो तो उसे कुछ कहा जाए, जो एक ज़िम्मेदार आदमी है और वो ज़िम्मेदारी को भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहा, हम 6 से छोटे आदमी फिर उनको क्या बता सकते हैं। राम मंदिर 462 साल में एक ऐसा विवाद जो अब आकर के वो सही हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह विवाद निपटाकर योगी आदित्यनाथ ने एक विवाद की जड़ ख़त्म की है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ ख़त्म किया है, ये तो हमारी सरकार ने ख़त्म किया है। सरकार भी तो योगी आदित्यनाथ जी की नहीं, वो तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे जी। हैं। बात ये है भाई, ये तो हमारी जो है हमारे जो मुल्क के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं जी। नरेंद्र मोदी जी, ये तो उनके दौर में हुआ है ये तो सिलसिला, और उन्होंने जो फ़ैसला यहाँ की जनता के दरमियान मेल मोहब्बत को बाकी रखने के लिए किया है, ज़ाहिर बात है उस पर अदालत का ऑर्डर आया है और अदालत के ऑर्डर को हम मानते हैं, हमारे बड़ों ने माना है। जैसा भी अदालत ने फ़ैसला दिया, जो हो गया है, आगे क्या होगा उसे अल्लाह जानता है। कारी साहब, मैं अपना आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि सन 2022 एक ऐसा साल जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र, उत्तर प्रदेश चुनाव जिस पर तमाम भारत की नज़र रहती है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार होगी, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार होगी? देखिए, इस सिलसिले में तो मैं, ये बात गैबी है, ये तो आवाम के अपने मिजाज के ऊपर बात है कि आवाम इन हालात को दूर करना चाहेगी तो यकीनन तब्दीली का काम करेगी, और आवाम अपने लिए से बेहतर समझेगी तो यकीनन इसको अपने सर चढ़ाए रखेगी। मैं इसको पहले से क्या बता सकता हूँ, ये तो आवाम के हाथ की बात है, आवाम के हाथ में, आवाम की वोट के हाथ में, इसमें हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखते रहिए डिजिटल मीडिया न्यूज़। धन्यवाद।